आईएफओएस में वापस से बात करें तो आईएफओएस में आप पहला अमेंडमेंट देख लिए, ये जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर था। नेक्स्ट, ये अमेंडमेंट हम पहले ही बात कर रखे हैं फर्स्ट पेज में, सेक्शन 57 को लेकर। 57 में आप पढ़ते थे कि फैमिली पेंशन को लेकर जो डिडक्शन है वो ओल्ड स्कीम में मिलता था, न्यू में नहीं। और इस बार से बोला गया नहीं, फैमिली पेंशन वाला बेनिफिट या डिडक्शन न्यू स्कीम में भी मिले। तो 57 डिडक्टेबल एक्सपेंस, डिडक्शन अंडर 57 अलाउड फॉर फैमिली पेंशन allowed under new scheme that is 115 back also। अगर हम मेन बुक से दिखा दें तो यह 57 में पढ़ते थे और यहां लिखा होता फैमिली पेंशन के लिए लोअर ऑफ 2 का डिडक्शन मिलता था आपको 15,000 और 1/3 जो भी है। बट यहां लिखा होता था कि दिस डिडक्शन नॉट अलाउड टू एसएससीज हु हैव ऑप्टेड फॉर 115 बैक। अगर इस लाइन को हम कट कर दे रहे हैं अब, क्योंकि अब ये डिडक्शन न्यू स्कीम में भी मिली। इसके अलावा एक न्यू सेक्शन इंसर्ट हुआ है 115 बीबीजे, और इस टॉपिक से लिंक्ड एक टीडीएस में भी न्यू सेक्शन इंसर्ट हुआ है। तो टीडीएस में भी जाएंगे हम लोग 194 बी ए, और ये इंपॉर्टेंट चेंज है, ठीक है। इंडस्ट्री में काफी इंपैक्ट पड़ा है इसका। अगर हम हेडिंग बस रीड करें तो विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स लिखा हुआ, चलिए इग्नोर करिए ये विनिंग फ्रॉम गेम्स या लॉटरी, पजल, क्रॉसवर्ड याद आ रहा आपको, इनके बारे में आप पढ़ते थे 115 डबल बी नॉर्मल गेमिंग के लिए, और आप बोलते थे इस पे 30% टैक्स लगेगा प्लस सरचार्ज प्लस सेस, सरचार्ज अगर एप्लीकेबल है तो। और आप क्या सुने हुए थे कि कैजुअल इनकम या लॉटरी वगैरह से कोई भी एक्सपेंस अलाउ नहीं होता है। जब एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा तो सेट ऑफ अलाउ नहीं होगा। कैजुअल इनकम पे स्लैब बेनिफिट नहीं मिलता है आपको, फ्लैट रेट लगता है 30%। कैजुअल इनकम से आपको डिडक्शंस नहीं मिलता है, याद आ रहा है। तो लास्ट टाइम तक कोई भी गेम हो, लॉटरी वगैरह हो, उस पर 115 डबल बी लगता था। सेम प्रोविजन 115 बीबीजे में ऑनलाइन गेमिंग के सेम है। आप बोलोगे जब सेम होगा, सेम है तो न्यू सेक्शन क्यों लाए? क्योंकि पिछले टर्म तक कोई भी गेमिंग हो, ऑनलाइन गेमिंग हो या अदर गेम, लॉटरी वगैरह हो, सबके लिए 115 डबल बी पढ़ते थे। अब ऑनलाइन के लिए आप न्यू सेक्शन ले आए बट प्रोविजन सेम है, क्यों न्यू लाए? उस पे आ रहे हैं टीडीएस में इंपैक्ट इसका पड़ेगा भी, क्योंकि नॉर्मली लॉटरी वगैरह पे आप 194 बी या डबल बी में हॉर्स रेस में टीडीएस काटते थे। ऑनलाइन गेमिंग के लिए आप न्यू सेक्शन लेकर आए 115 बीबीजे, और इसका टीडीएस में मेन चेंज है 194, इसलिए न्यू सेक्शन। बाकी जैसा नॉर्मल गेमिंग लॉटरी का प्रोविजन है, सेम प्रोविजन है यहाँ। विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स, ऑनलाइन गेम्स मतलब ड्रीम 11 जो आप देखते हो, ड्रीम 11 ये इतना बड़ा इंडस्ट्री बन गया है, इसके लिए गवर्नमेंट ये प्रोविजन लाए। पढ़िएगा, विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स। ऑनलाइन गेम्स मीन्स अ गेम that is offered on internet, obvious सा बात है, and is accessible by a user through a computer resource including any telecommunication device। पूरा ऑनलाइन गेम मतलब जो ऑनलाइन हो, इंटरनेट के थ्रू। अब चाहे आप लैपटॉप से एक्सेस लें उसका या मोबाइल फोन से, सेम प्रोविजन है जैसा आप नॉर्मल गेम्स के लिए सुनते हैं। यहां से पढ़ना हम चालू कर रहे हैं। नो डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर इज अलाउड फ्रॉम सच इनकम। इनफैक्ट हम यहां लिख दे रहे हैं ये प्रोविजन कॉन्ग्रुएंट टू सेक्शन 115 डबल बी है। कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा खर्चा का। ऑल्सो नो डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A शैल बी अलाउड। सेम टैक्स रेट फ्लैट 30% प्लस सरचार्ज इफ एनी प्लस सेस। नेक्स्ट,
एडजस्टमेंट ऑफ अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, जो स्लैब का आपका 3 लाख का न्यू रिजिम में लिमिट है या ओल्ड रिजिम में 2.5 लाख का लिमिट है, वो यहाँ यूज नहीं होता है, इज ऑल्सो नॉट परमिटेड अगेंस्ट सच। हाँ, डिफरेंस क्या है, बोल रहा टैक्सेबल अमाउंट क्या है, इज इक्वल टू नेट विनिंग्स फ्रॉम सच ऑनलाइन गेम। अब बोलोगे ये भी तो सेम है, लॉटरी में भी यही पढ़ते थे, जितना जीतेंगे उस पर टैक्स है, यहां भी बोल रहे हो नेट विनिंग्स पे। हाँ सेम, बट नेट विनिंग निकालने का तो थोड़ा सा तरीका डिफरेंट, उसके लिए एक न्यू सेक्शन आया है 194। थोड़ा पेजेस पलटते हैं अपने और टीडीएस में आते हैं। 194 बी ए, पेज 27, ऑलमोस्ट प्रोविजन सेम है, जैसे 194 बी में जो आप पढ़ते थे ना लॉटरी, वैसे ही बी ए भी है। बस डिफरेंस क्या है, लॉटरी वगैरह में आप बोलते थे 10,000 का तक टीडीएस नहीं कटता है, यहां पर बोला गया 1 रुपए से टीडीएस कटे, ये डिफरेंस है। ऑल्दो 1 रुपया बोल दिए, बट 100 रुपए का कुछ बातचीत करेंगे अभी, 100 रुपीज। बाकी आप 194 बी में आप जानते थे कि अगर आप लॉटरी या केबीसी में जाकर विनिंग्स होता है आपका, कैश में है तब तो 30% टीडीएस कट जाएगा, काइंड में है तो डिडक्टर को मेक श्योर करना है कि टीडीएस सही सही जमा हो, याद आ रहा है, सेम प्रोविजन ही है, बस डिफरेंस है अगर हम बोल ले तो यहां पर कोई भी एग्जम्पशन लिमिट नहीं। तो ये यहां भी हम लिख दे रहे हैं, ये 194 बी ए कॉन्ग्रुएंट टू सेक्शन 194 बी। हाँ एक्सेप्शंस है कुछ, एक्सेप्ट एग्जम्पशन लिमिट, और एक एक्सेप्शन मिलेगा टाइमिंग ऑफ रिडक्शन ऑफ टीडीएस, कब टीडीएस कटेगा उसको लेकर भी एक डिफरेंस देखिए। बाकी जैसा नॉर्मल गेम्स लॉटरी का प्रोविजन है सेम। पढ़िए, विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स, टीडीएस डिडक्टर कौन है, पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू एनी अमाउंट एनी इनकम बाय वे ऑफ सच विनिंग। ड्रीम 11 में जो पैसा दे रहा है वही टीडीएस काटेगा। रेट कितना है 30% पता है, और ये मेन डिफरेंस है, 1 रुपए से टीडीएस कटेगा। ऑल्दो 1 रुपए से बोल रहे हैं, बट 100 रुपीज का कुछ बात करेंगे। नीचे अदर पॉइंट्स देखिएगा, टीडीएस इज डिडक्टेड ऑन नेट विनिंग्स। अब नेट विनिंग्स कैलकुलेट करने का ना गाइडलाइंस आया है, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ नेट विनिंग्स बोलना। ये बुलेट पढ़िए सेम, आपका लॉटरी में कार लग जाता है, काइंड में है, जब तक टीडीएस का पैसा नहीं देंगे तब तक वो रिलीज नहीं करता, याद आ रहा है। इन केस वेयर नेट विनिंग्स आर होलली in kind or partly in cash and partly in kind, but the part in cash is not sufficient to meet the liability of deduction of tax in respect of whole of the net winnings। बोल रहा अगर काइंड इन्वॉल्व है, आप ड्रीम 11 में पैसा नहीं से कार जीत गए, या पैसा प्लस कार जीते और जितना टीडीएस काटना है, मान लो आप जीते 10 लाख का कैश, 90 लाख का कार, तो आपका 1 करोड़ हो गया विनिंग्स का, 30% टीडीएस काटना है 30 लाख। अब अगर 1 करोड़ आप कैश जीते होते तब तो दिक्कत नहीं है, 30 लाख टीडीएस काट कर आपको 70 लाख दे दिया जाता, बट आपका टीडीएस कटना है 30 लाख और कैश है 10 लाख, कम है कैश, तो रिडक्टर तब तक रिलीज नहीं करेगा आपको विनिंग्स जब तक आप टीडीएस का पैसा ना दे दें, या जब तक आप प्रूफ ना कर दें कि इसका पैसा आप जमा कर दें। याद आ रहा है, ठीक। बोल रहा अगर काइंड इन्वॉल्व है तो द पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग सैल बिफोर रिलीजिंग द विनिंग्स एंश्योर दैट टैक्स हैज बीन पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ
नेट विनिंग। नीचे 3 मीनिंग दिया हुआ है, वो भी देख लीजिए। बोल रहा है ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरी का मतलब क्या होगा? तो एन इंटरमीडियरी दैट ऑफर्स वन और मोर ऑनलाइन गेम्स, तो गेम ऑफर कर रहे हैं। यूजर मतलब आप, एनी पर्सन हु एक्सेसेस और अवेल्स एनी कंप्यूटर रिसोर्स ऑफ एन ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडिएट। आप यूजर अकाउंट मतलब ड्रीम 11 में जो आपका अकाउंट बना है उसको बोलेंगे यूजर अकाउंट। अकाउंट ऑफ ए यूजर रजिस्टर्ड विथ ऑनलाइन गेमिंग। अब टीडीएस कब कटेगा, ये काम का चीज था, टाइमिंग को लेकर। सुनिएगा, आप जब ये पढ़ते थे केबीसी में जीता पैसा, तो जब पेमेंट करता था टीडीएस काट कर देता था, यही था टाइमिंग। यहां पढ़िए, टैक्स इज डिडक्टेड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। बोल रहे हैं यहाँ टीडीएस कब कटेगा? 31 मार्च, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो 31 मार्च को टीडीएस कटेगा बोल रहे हैं। वेट करिए। हाउएवर, बोल रहा है ऐसे तो 31 मार्च को टीडीएस काटेंगे। हाउएवर, वेयर देयर इज ए विड्रॉल फ्रॉम यूजर अकाउंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, बट अगर आप पैसा विड्रॉ किए ड्यूरिंग द ईयर, तो द इनकम टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ सच विड्रॉल ऑन नेट विनिंग्स कंप्राइज्ड इन सच विड्रॉल। जितना पैसा जब विड्रॉ कर रहे हैं तब टीडीएस कटेगा बोल रहा है। as well as the remaining amount of net winnings in the user account computed in the manner as may be prescribed at the end of the financial। बोल रहा है ऐसे तो हम लोग फाइनेंशियल ईयर के एंड में टीडीएस काटेंगे, बट अगर आप पहले पैसा विड्रॉ कर लिए तो पहले काट लेंगे। एग्जाम्पल समझिए, अगर हम अगले पेज के नीचे आ जाएं, मिस्टर ए डिपॉजिट करता है ड्रीम 11 में 1000 1 जैन को, 15 जैन को वो 1 लाख जीतता है। 20 जैन को 20,000 विड्रॉ कर देता, और 31 जैन को के ड्रीम 11 वॉलेट में 80,000 पड़ा हुआ है। अब नेट विनिंग्स बोल रहे हैं हम, नेट विनिंग्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तरीका आपके दिया नहीं हुआ है। अब ये आदमी 1 लाख जीता, 20,000 को 20,000 रुपया विड्रॉ कर लिया, तो टीडीएस ऑन 20,000 20th जैन को डिडक्ट हो, और जो 80,000 आपके वॉलेट में पड़ा हुआ आप विड्रॉ नहीं किए उस पर भी टीडीएस होगा, और उस पर टीडीएस कब होगा? 31। यही बोल रहा था ये लोग कि हम लोग 31 मार्च को टीडीएस काटेंगे, लेकिन अगर उसके पहले आप विड्रॉ कर लेंगे तो जितना विड्रॉ करेंगे फिर विड्रॉल के टाइम पे टीडीएस करेंगे। नेक्स्ट वापस आ रहे हैं, कुछ क्लैरिफिकेशन दिया गया है ये ऑनलाइन गेमिंग को लेकर। प्लेन है, 8,000 आप जानते हो खुद से। क्वेश्चन नंबर 1, there are large number of gamers who play with very insignificant amount and withdraw also very small amount. Deducting tax at source under 194BA for each insignificant withdrawal would increase compliance for tax deductor.
कैन देयर बी रिलैक्सेशन टू ईज कॉम्प्लायंस। बेसिकली ये प्रोविजन गवर्नमेंट तो ला दिया जुलाई से, 1 जुलाई से, बट Dream11 या इस टाइप के इंडस्ट्री को गजब का प्रॉब्लम हुआ। वो लोग बोल रहा है कि आप 1 रुपए से बोल रहे हो टीडीएस काटो। बहुत लोग 10 रुपया 50 रुपया ज्वाइन गेम में लगाते हैं और 10-20 रुपया करके विड्रॉ करते हैं। अब छोटा छोटा अमाउंट है, सुनिएगा 50 रुपया का विड्रॉल है, उस पर आप बोल रहे हो 30% टीडीएस काटो, 15 रुपया। करोड़ों लोग Dream11 में पैसा लगा रहे हैं और उसमें से 99% लोग तो छोटा मोटा अमाउंट लगाते होंगे। अब 10-20 रुपए पे टीडीएस काटने का आप मेरे पे बर्डन लगा रहे हो। अब समझ आ रहा है ना, बड़ा अमाउंट है, खास रेवेन्यू आना नहीं है उससे, और ऊपर से आप मेरा कॉम्प्लायंस बढ़ा रहे हो। तो ये इंडस्ट्री फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट किया कि हमारे कुछ रिलैक्सेशन दीजिए। ये रिलैक्सेशन दिया गया। पढ़िएगा, टैक्स में नॉट बी डिडक्टेड ऑन विड्रॉल ऑन सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। गवर्नमेंट बोला अगर ये 3 का 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तो आप टीडीएस मत काटो। पढ़िए, नेट विनिंग्स comprised in the amount withdrawn does not exceed 100 in a month। बोल रहा है अगर महीने का 100 रुपए तक का नेट विनिंग है जो आप विड्रॉ कर रहे हो, टीडीएस नहीं कटे। तो ऐसे तो हम लोग बोल दिए थे 1 रुपए से टीडीएस कटेगा, बट 100 रुपया पर मंथ तक का विड्रॉल है आपका, विनिंग्स का, उस पर टीडीएस नहीं कटे। पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन, टैक्स नॉट डिडक्टेड on account of this concession is deducted at a time when the net winnings comprised in withdrawal exceeds 100 in the same month or in the subsequent month, or there is no such withdrawal at the end of the financial year। पहले तो बोला था 100 रुपया पर मंथ, क्रॉस नहीं हुआ तो, बट अब क्या बोल रहा है ध्यान दीजिएगा, आपका अप्रैल में 80 रुपीज का विड्रॉल था, Dream11 टीडीएस नहीं काटा, लेकिन नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट मंथ मई में आपका 100 रुपीज क्रॉस हो गया, अप्रैल और मई दोनों पे टीडीएस कटे। वैसे ये आप जानते ही हो, टीडीएस में जो भी अमाउंट होता है वो एग्जम्पशन का लिमिट होता है, एग्जम्पशन का क्राइटेरिया नहीं, सॉरी एग्जम्पशन क्राइटेरिया होता है, एग्जम्पशन लिमिट नहीं। और एक बार वो लिमिट क्रॉस हो गया तो पूरे पे टीडीएस कटे। रिपीट कर रहे हैं, अप्रैल में 80 रुपीज विड्रॉ किए, टीडीएस नहीं कटा। मई में 50 रुपीज विड्रॉ कर रहे हैं, 130 हो गया, अब पूरे पे टीडीएस कटे। थर्ड, द डिडक्टर अंडरटेक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेइंग द डिफरेंस इफ द बैलेंस इन यूजर अकाउंट at the time of tax deduction under 194BA is not sufficient to discharge the tax liability। और बोल रहा है ठीक है, अगर कम अमाउंट था वो आदमी विड्रॉ कर लिया, मान लेना अप्रैल में 100 रुपया था, टीडीएस नहीं काटा गया, अब और ये विड्रॉ भी कर लिया वो आदमी, अब मई में 10 रुपया है, 110 हो गया, अब 110 का 30% टीडीएस काटना है, 33 रुपीज, और मई में है ही 10 रुपया, तो क्या 23 का लॉस गवर्नमेंट बियर करेगा? नहीं, गवर्नमेंट बोल रहा है कि अगर कोई शॉर्टफॉल है तो डिडक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है पे कर, वो पे करे। तो डिडक्टर Dream11 को ये फायदा होना ना, रिलैक्सेशन लाकर कॉम्प्लायंस नहीं करना है तो रिस्पॉन्सिबल हुई। हम रिपीट कर रहे हैं, अगर आपका विड्रॉल ठीक है 100 रुपए तक का है तो टीडीएस नहीं कटेगा, बट अगर फ्यूचर में क्रॉस हो गया तो पूरे पे कटेगा। अब टीडीएस हमेशा 30% कटना है, डिडक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेक श्योर करे कि टीडीएस सही कटा है। सेकंड क्वेश्चन, व्हेन द नेट विनिंग्स इज इन काइंड, हाउ विल टैक्स डिडक्शन अंडर 194BA ऑपरेट? कोई नया बात नहीं है, ये पूरे टीडीएस चैप्टर में बार बार आप पढ़े हो। कभी भी काइंड में है
तो डिडक्टर आपको वो काइंड वाला चीज रिलीज करने से पहले डिडक्टर को मेक श्योर करना है कि टीडीएस सही सही कटे। तो या तो आप जाइए एडवांस टैक्स पे करिए और पेमेंट का प्रूफ लाके डिडक्टर को दिखाइए, वो देखेगा कि ओके आप पेमेंट कर दिए, तब वो काइंड रिलीज करेगा, एल्स वो बेच कर टीडीएस का पैसा काटेगा और बैलेंस आपको दे। At the outset, it may be clarified that where money in user account is used to buy an item in kind and given to user, then it is the net winning in cash only, and deductor is required to deduct tax at source under 194BA, भी टीडीएस काटना पड़ेगा। Where the net winnings are wholly in kind or partly in cash or partly in kind, but part in cash is not sufficient to meet the liability of TDS, then the person responsible for paying shall, before releasing the winnings, ensure that tax has been paid in respect of such winning। बोल यही वाला लाइन लिखा था कि डिडक्टर को इंश्योर करना है कि टैक्स सही सही कटा है। दिस इज डन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। बोल रहा है कैसे इंश्योर करेगा। नंबर 1, डिडक्टर विल रिलीज द नेट विनिंग्स इन काइंड आफ्टर द डिडक्टी प्रोवाइड्स प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ सच टैक्स, दैट इज चालान डिटेल्स। तो अगर आपको ड्रीम 11 से में आप कार जीते तो जाइए पहले एडवांस टैक्स पे करिए, चालान दिखाएंगे ड्रीम 11 को, फिर वो क्या करेगा, रिलीज करेगा। और अल्टरनेटिवली एज एन ऑप्शन टू रिमूव डिफिकल्टी इफ एनी, द डिडक्टर मे डिडक्ट द टैक्स अंडर 194BA and pays to the government, that is in this case deductor himself bears the burden of TDS। या फिर आप खुद बर्डन बियर करिए। गवर्नमेंट बोल रहा है मेरे को टीडीएस का पैसा चाहिए, या तो आप पार्टी से पहले मांग लो, पेमेंट करो, फिर गाड़ी देंगे, या आप गाड़ी दे रहे हो दे दो, बर्डन खुद बियर करो। प्रैक्टिकली इस टाइप के केसेस में क्या होगा, वो लोग गाड़ी बेच देंगे, तो टीडीएस काट कर बैलेंस पैसा आपको देते हैं। थर्ड, how will the valuation of winnings in kind required to be carried out। अब कार, अगर आप कार जीते तो कार का कैसे वैल्यू निकलेगा। ड्रीम 11 वाला ऑडी परचेज किया और आपको दिया तो परचेज प्राइस हो जाएगा काइंड का वैल्यू, पढ़िएगा। द वैल्यूएशन वुड बी बेस्ड ऑन फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द विनिंग्स इन काइंड। बोल रहा मार्केट वैल्यू ले लेंगे एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केस। अब मार्केट वैल्यू क्यों निकालने जाए, अगर कार परचेज किए इनवॉइस है, इनवॉइस वैल्यू ले लो, परचेज प्राइस। नंबर 1, द ऑनलाइन गेम इंटरमीडियरी हैज परचेज्ड द विनिंग्स। अगर ड्रीम 11 कार परचेज किया है बिफोर प्रोवाइडिंग इट टू यूजर, in that case purchase price shall be the value of winnings। और नंबर 2, अगर वो परचेज नहीं किया, खुद मैन्युफैक्चर करता है तो भाई अगर वो खुद मैन्युफैक्चर करता है तो बेचता भी होगा, तो जितने में नॉर्मली बेचता होगा वही हो जाएगा कार का वैल्यू। नेक्स्ट, द ऑनलाइन गेम इंटरमीडियरी manufactures such items given as winnings. In that case, price that it charges to customer for such items shall be the value for such। बाकी एक क्लैरिफिकेशन है, ये पूरे टीडीएस चैप्टर में एप्लीकेबल होता है, ये आप जानते हो। It is further clarified that GST will not be included for the purpose of valuation of winnings for TDS
अंडर 194 बोल रहा वैल्यू निकालने में जीएसटी काउंट मत कर, पूरे टीडीएस में ऐसे ही करता हूँ। और यहां हम लिख दे रहे हैं लिंक इट टू IFOS सेक्शन 115 बीपीजे। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर अलग से 2 सेक्शन आया। नॉर्मल गेम्स के लिए 115 डबल बी होता था, के लिए बीपीजे। नॉर्मल विनिंग्स के लिए 115 डबल 194 बी में टीडीएस कटता था, या 194 बी ए। वापस आ रहे हैं पीछे IFOS। इसके अलावा IFOS में एक छोटा सा और चेंजेस है। जो सेक्शन 56 टू 7 भी आप पढ़ते थे कि अगर आप शेयर्स को अनलिस्टेड या फिर प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को मार्केट वैल्यू से भी ऊपर प्रीमियम पे इशू करते हैं तो गिफ्ट टैक्स लगाते थे। तो पहले ये सेक्शन एप्लीकेबल होता था जब आप शेयर्स इशू करते थे प्रीमियम पे किसी रेसिडेंट पर्सन। अब ये लाइन कट गया, मतलब now applicable whether shares are issued to resident और नॉन रेसिडेंट। तो अब रेसिडेंट है नॉन रेसिडेंट उससे कोई मतलब नहीं है, ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा 56 टू 7। इंपॉर्टेंट था, इस पे आप न्यूमेरिकल किए हुए हैं 2-3। के अलावा असेसमेंट चैप्टर में एक डेट नोटिफाई किया गया, बेसिकली आधार लिंकिंग को लेकर है। आप पढ़े थे कि अगर बाई चांस आप आधार लिंक नहीं करते हो, ठीक है, अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हो, तो आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा, बैंक में केवाईसी में प्रॉब्लम हो जाएगा। याद आ रहा है? इसलिए बस डेट बता दिया गया कि अगर आप पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं 1 जुलाई 2023 के पहले, मतलब इस डेट के पहले तक आपका आधार लिंक हो जाना चाहिए था। अगर नहीं हुआ है तो आपके ऊपर आपका पैन इनवैलिड हो जाएगा और जो भी कॉन्सिक्वेंसेस था वो फॉलो पढ़िएगा। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन लिंकिंग ऑफ पैन विथ आधार टू स्टार्ट फ्रॉम 1 जुलाई 23। और मेन बुक में भी हम दिखा दें अगर आपको, मेन बुक देख लीजिएगा, कॉन्सिक्वेंसेस व्हेन पैन बिकम्स इनऑपरेटिव। ये बात हम पहले से भी लिखवा रखे। तो ये था असेसमेंट चैप्टर का चेंजेस। नेक्स्ट डिडक्शन चैप्टर में अगर अपने आए तो डिडक्शन चैप्टर में एक तो 80 CCH आया था जिसका हम लोग बात कर चुके। नेक्स्ट इसके बाद जो सेकंड चेंजेस है वो है 80G में। 80G जब आप डोनेशंस को लेकर आप पढ़ते थे डिडक्शन, उसमें आप डोनेशन में देखते हो कि 4 कैटेगरी होता है। अगर आप कैटेगरी 1 वाले को डोनेशन देते हो तो आपको 100% डिडक्शन मिलता है विदाउट एनी क्वालिफाइंग अमाउंट। अगर आप कैटेगरी 2 वाले को देते हो तो 50% मिलता है विदाउट एनी क्वालिफाइंग अमाउंट। कैटेगरी 3 में 100% सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग अमाउंट। कैटेगरी 4 में 50% सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग अमाउंट। अब कैटेगरी 2 में जिसमें आपको 50% रिडक्शन मिलता था, जितना डोनेशन दिए उसका 50%, तो पहले 4 कवर्ड था फंड। गांधी नेहरू फैमिली बोलते थे हम लोग, और एक PM ड्रॉट रिलीफ फंड। उसमें से आज के दिन बस एक ही फंड बचा, बाकी 3 डिलीट हो गया। ये जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन। अब इन 3 ट्रस्ट को अगर आप डोनेशन देते हैं या फाउंडेशन को डोनेशन देते हैं तो इस पर आपको डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा।
तो आज के दिन सिर्फ एक ही रहा, प्राइम मिनिस्टर ब्रॉट रिलीफ। नेक्स्ट, इसके बाद 10AA एसईजेड यूनिट्स को लेकर जो आप पढ़ते थे उसमें कुछ चेंजेस है। अगर हम पूरे ही, यहाँ तो नोट्स में हम पूरे ही डाल दिए 10AA, एक बार रिकैप कर दें तो 10AA बोलता था कि ये बेनिफिट हर एसएससी को मिलता है। तो कोई भी एसएससी जो कंडीशन अभी हम लोग बात करेंगे वो अगर सेटिस्फाई करेगा तो उसको 10AA का बेनिफिट मिलेगा एसईजेड यूनिट का। और 10AA में 15 साल का आपको बेनिफिट मिलता था। फर्स्ट 5 ईयर्स आपको 100% एक्सपोर्ट प्रॉफिट छोड़ दिया जाता था, आपका माफ, कोई टैक्स नहीं। नेक्स्ट 5 ईयर्स 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट माफ, और लास्ट 5 ईयर्स में भी 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट था, प्रोवाइडेड वो पैसा उठाकर आप एसईजेड के री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में रखें, और इस रिजर्व से 3 साल के अंदर आपको न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदना होता था। अब यहां पर जो भी आपको डिडक्शन मिलता था एक्सपोर्ट प्रॉफिट का मिलता था, टोटल प्रॉफिट का नहीं। तो आप कैसे निकालते थे एक्सपोर्ट प्रॉफिट? तो टोटल प्रॉफिट को डिवाइड करते थे आप टोटल टर्नओवर से, और आपको एक्सपोर्ट प्रॉफिट निकालना है तो आप एक्सपोर्ट टर्नओवर लेते थे। इसके अलावा 2 क्लैरिफिकेशन था, कोई चेंजेस नहीं है यहाँ। एक बोलता है कि अगर बाई चांस आप अपने एम्प्लॉयज को इंडिया के बाहर भेजते हो, ठीक है, और बाहर जाकर वो लोग काम करके आते हैं, क्या इसको एक्सपोर्ट मानेंगे? हाँ मानेंगे, ये भी एक्सपोर्ट प्रॉफिट है। नेक्स्ट, अगर मेरा एसईजेड में यूनिट है और हम आपको एज इट इज बेच देते हैं स्लम सेल, तो क्या आपको ये बेनिफिट मिलेगा? हाँ मिलेगा, अगर ये 15 साल वाला टाइम पीरियड बचा हुआ है तो कोई चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट, इसके अलावा अगर हम बात कर ले, कुछ कंडीशन है कि अगर आपको एसईजेड का ये 10AA का बेनिफिट लेना है तो कंडीशंस क्या है? पहले तो ये बेनिफिट हर एसएससी को मिलेगा। नेक्स्ट, इसके अलावा हर एसएससी को तो मिल रहा है, नेक्स्ट ये कंडीशन क्या है? तो ये बेनिफिट मिलेगा मैन्युफैक्चरर को या सर्विस प्रोवाइडर को। अब जो मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर को ये बेनिफिट मिलेगा, उनके लिए बोला गया था कि ये लोग मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस, इनका एक टाइम रेंज दिया गया है, इस रेंज में काम चालू होना चाहिए। तो लाइन हम पूरा रीड कर रहे हैं। पॉइंट 1, कंडीशन फॉर क्लेमिंग एग्जम्पशन। नंबर 1, इट हैज बिगन मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन और प्रोड्यूस आर्टिकल or things or provide any service in any SEZ during the previous year relevant to assessment year 2006-7, मतलब previous year 5-6, and subsequent assessment year but not later than assessment year 2021। तो बोल रहा है ये बेनिफिट उनको ही मिलेगा जो असेसमेंट ईयर 6-7 से लेकर असेसमेंट ईयर 2021 में काम चालू किए। आज के दिन अगर आप यूनिट सेटअप करते तो ये बेनिफिट नहीं है, आपको इस पीरियड में आपका यूनिट सेटअप करना चाहिए। हाँ, बट एक और बात बोला गया है कि अगर बाई चांस आप अप्रूवल ले लिए थे एसिड सेटअप करने का इस पीरियड में, तब आखिरी प्रीवियस ईयर क्या है? प्रीवियस ईयर 1920। तो अगर आप 31 मार्च 20 तक अप्रूवल ले लिए थे बट यूनिट सेटअप नहीं किए, अगर आपको अप्रूवल मिल रखा है तो आपके लिए डेट भी, जब तक आप सेटअप नहीं करते तब, तो अगर आप 2 साल बाद भी सेटअप करते हो तो भी आपको ये बेनिफिट मिलेगा। बोलने का मतलब है इस पीरियड में आपको अप्रूवल मिल जाना चाहिए एसईजेड के ऑफिसर से, और एसईजेड का ऑफिसर वो बोलते हैं डीसी, डेवलपमेंट कमिश्नर। तो पढ़िएगा, हाउएवर इन केस वेयर द लेटर ऑफ अप्रूवल ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर of SEZ required to be issued in accordance with provisions of SEZ Act 2005 has been issued on or before 31st March 20। ठीक है, प्रीवियस ईयर 19-20 तक अलाउड था ये, तो अगर आपको इस दिन तक अप्रूवल मिल गया था एंड बोला तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा, एंड द मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल और थिंग or providing service has not begun on or before 31st March 2020, then the date of manufacture or production of article or thing or providing services
has been extended to 31st March 21 or such other date after 31st March 21 as may be notified by government। तो बोल रहा है पहले ये बेनिफिट किसको है, एससीएड यूनिट को, हर एसएससी को है जो असेसमेंट ईयर वाइज बात करें तो 6-7 से लेकर 21-22 के बीच में काम चालू किया, फिर 2021 के बीच में काम चालू किया। अगर इस बीच में आप काम चालू नहीं किया, अप्रूवल ले लिए, गवर्नमेंट आपके लिए डेट एक्सटेंड भी कर सकता। नेक्स्ट, अब आपको ये बेनिफिट लेना है, इसके लिए आपको सीए से अपना एक रिपोर्ट देना होगा। और आप ये थ्रू आउट सिलेबस में देखें कि ये रिपोर्ट कब देते हैं आप, ऑडिटर्स रिपोर्ट या सीए का रिपोर्ट, तो रिटर्न भरने के 1 महीने पहले। यहां भी वही है, द एसएससी शुड फर्निश इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म बिफोर द डेट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 44 AB जो टैक्स ऑडिट होता था, दैट इज 1 month प्रायर टू ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 139(1). The report of CA certifying that deduction has been correctly claimed। जो आप डिडक्शन ले रहे हो, इस तरीके से जो निकाल रहे हो डिडक्शन, ये सही निकला है, इसके लिए आपको सीए का सर्टिफिकेट लगेगा और रिटर्न के 1 महीने पहले को देना होगा। नेक्स्ट, पॉइंट थर्ड ऑब्वियस है, नो डिडक्शन अंडर 10AA वुड बी अलाउड टू एन एसएससी हु डज नॉट फर्निश a return of income on or before due date specified in 139(1)। ये बात आप ऑलरेडी पढ़ते थे डिडक्शन चैप्टर में, स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ था। कोई भी डिडक्शन आपको तभी मिलता है जब आप रिटर्न टाइम पे भरेंगे, लेट रिटर्न भरें डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, डिडक्शन अंडर 10AA would be available to a unit if the proceeds, ये पॉइंट काम का है, मेन अमेंडमेंट यही है, अच्छे से पढ़िएगा। बोल रहा डिडक्शन अंडर 10AA वुड बी अवेलेबल टू अ यूनिट इफ द प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस इज रिसीव्ड इन और ब्रॉट इनटू इंडिया बाय द एसएससी इन कन्वर्टेबल फॉरेक्स। बोल रहा है अगर आप देखो, एक तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं तब आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो अगर आप एक्सपोर्ट किए हो तो बाहर से कम फॉरेक्स लाओ। तो बोल रहा है आपको ये बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप फॉरेक्स में पैसा लाएंगे, रुपीज में नहीं। एक्सपोर्ट हो रहा है तो हम लोग एक्सपोर्ट में बेनिफिट क्यों देते हैं, ताकि फॉरेक्स कमाए। बोल रहा है कंसिडरेशन फॉरेक्स में आना चाहिए, वो भी 6 महीने के अंदर, विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल प्रीवियस ईयर, और विद इन सच फर्दर पीरियड as the competent authority may allow in this behalf। बोल रहा है आपको ईयर एंड से 6 महीने तक, मतलब 30 सितंबर तक पैसा ला देना। हाँ, आरबीआई चाहे तो ये डेट एक्सटेंड कर सकता है। कंपिटेंट ऑथोरिटी बोल रहा है ना, वो आरबीआई होता है, नीचे लिखा हुआ। तो अगर आप 6 महीने के अंदर पैसा नहीं लाए तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। बेसिकली ये जो प्रोविजन है ना, ये फेमा एक्ट में होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, वही बात यहां भी लिखा है, पढ़िए। एक्सपोर्ट प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन रिसीव्ड इन इंडिया। बोल रहे हम लोग मान लेंगे क्या पैसा इंडिया में रिसीव किए हैं, when such export turnover is credited to a separate account maintained for that purpose by the SSE with any bank outside India with the approval of RBI। तो अगर आपका मान लो आपका इंडिया के बाहर कोई बैंक अकाउंट है, आरबीआई का अप्रूवल लेकर इंडिया के बाहर आप बैंक अकाउंट ओपन किए, उसमें भी अगर आप पैसा रिसीव करेंगे तो हम लोग मान लेंगे इंडिया में ही रिसीव। कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी कौन है, आरबीआई। पढ़िए मीनिंग ऑफ कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी। कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी मीन्स आरबीआई और सच ऑथोरिटी as is authorized under any law for a time being in force for regulating payment and dealing in foreign exchange। बोल रहा आरबीआई है, और भी कोई अथॉरिटी को हम लोग नोटिफाई कर सकते हैं, आज के दिन सिर्फ आरबीआई। नेक्स्ट, ये जो एक्सपोर्ट प्रॉफिट निकालने के लिए आप एक्सपोर्ट टर्नओवर लेते हो ना, को लेकर कुछ बात है।
एक तो 6 महीने में आना चाहिए पैसा, वो यहां भी लिखा हुआ, पढ़ लीजिए। मीनिंग ऑफ एक्सपोर्ट टर्नओवर, बोल रहा इट मीन्स द कंसिडरेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट बाय द अंडरटेकिंग being the unit of article or thing or services received in India or brought into India। बोल रहा एक्सपोर्ट में क्या आएगा, जो पैसा आप बाहर से कमा के लाए इंडिया के महीने के अंदर। बाई दिस सी, वही बात जो ऊपर आप पढ़े, इन कन्वर्टेबल फॉरेक्स विद इन 6 मंथ, कहां से, 31 मार्च से, एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर और विद इन सच पीरियड एज द competent authority may allow this behalf। However, it does not include freight। बोल रहा है एक्सपोर्ट टर्नओवर में ये सब नहीं आएगा, याद रखिएगा। क्या क्या नहीं लेना एक्सपोर्ट टर्नओवर में, फ्रेट, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस, इंश्योरेंस attributable to delivery of article or things outside, or expense incurred in forex in rendering services including computer software outside it। बोल रहा है एक्सपोर्ट, जो हम लोग बोले ना कि आप एक्सपोर्ट टर्नओवर जितना प्रॉफिट होगा तो हम लोग रिडक्शंस देंगे, तो बोल रहा है एक्सपोर्ट में प्योर एक्सपोर्ट आना चाहिए, ये नहीं कि आप रास्ते का इंश्योरेंस फ्रेट लिए हैं, ठीक है, तो वो सबको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। और अगर बाई चांस आप कोई चीज एक्सपेंस किए एक्सपोर्ट करने के लिए, इंडिया के बाहर कोई एक्सपेंस किया, तो एक्सपेंस को भी हम लोग टर्नओवर में काउंट नहीं, वो तो आउटफ्लो है। तो ये था 10AA SEZ एग्जाम्पशन का। अब अगर TDS चैप्टर में हम लोग आ जाएं, तो पहले तो 3 टॉपिक एक्सक्लूड हुआ है। 194E नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन, सेक्शन 194 IC जो LDR TDR से लिंक था, और O ऑपरेटर, ई कॉमर्स ऑपरेटर। नेक्स्ट, इसके अलावा 192A में एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन चेंजेस है। 192A बोलता था कि अगर आप PF का पैसा प्री मैच्योरली विड्रॉ करते हैं, बोल रहा है इन केस ऑफ 192A ऑल्सो इफ डिडक्टी फेल्स टू प्रोवाइड पैन और आधार टू डिडक्टर then TDS shall be deductible in accordance with 206AA, that is 20%। ऐसे ये बात हम क्लास में पहले भी आपको बोल रहे हैं। नेक्स्ट 194D जो TDS था इंश्योरेंस कमीशन पे, कि 15,000 तक है तो TDS मत काटना, उससे ऊपर है तो 5%। वो 5% तो है, बट तब जब कंपनी का आप TDS नहीं काट रहे, अब 2 रेट हो गया। बोल रहा व्हेन द पेई इज अ नॉन कॉर्पोरेट रेसिडेंट अदर देन कंपनी है 5%, और अगर कंपनी हो जाएगा 10%। जैसे 194C में भी आप करते थे ना, इंडिविजुअल HUF का अलग बाकी का अलग, यहाँ इंडिविजुअल HUF नहीं है, कंपनी का 10 बाकी का 5। 194BA का बात कर चुके हैं हम लोग। के अलावा 194N ये कैश विड्रॉल पे, मनी विड्रॉल पे TDS कटता था, इसको लेकर कुछ क्लैरिफिकेशन, एक छोटा सा चेंजेस है। आप जानते थे कि अगर नॉर्मली 1 करोड़ तक अगर आप कैश विड्रॉ करते हो बैंक अकाउंट से, कोई TDS नहीं, 1 करोड़ से ज्यादा है 2% TDS। बट अगर आप मान के चलो स्पेशल कैटेगरी में फॉल करते हैं, स्पेशल कैटेगरी मतलब ऐसे लोग जो आखिरी 3 साल का रिटर्न नहीं भरे, उनके लिए 1 करोड़ नहीं था, 20 लाख था। अप टू 20 लाख कोई TDS नहीं, 20 लाख से 1 करोड़ 2%, और 1 करोड़ के ऊपर 5%। यहाँ चेंजेस क्या है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए 1 करोड़ नहीं देखना, अब आपको 3 करोड़, तो 1 करोड़ वाला क्राइटेरिया 3 करोड़ हो जाएगा फॉर कोऑपरेटिव। नेक्स्ट के बाद TCS के एक इंपॉर्टेंट सेक्शन में चेंजेस है, ये ध्यान रखिएगा। 206C TDS होता था,
तो 1G था कि आप इंडिया के बाहर अगर पैसा दे रहे हैं, ओवरसीज रेमिटेंस, या मेक माई आप फॉरेन टूर पे जाते हैं, ओवरसीज टूर पैकेज। तो ये था 206C1 के रेट में कुछ चेंजेस है। यहां पर ओल्ड रेट लिखा हुआ है, यहां न्यू, और ये रेट बदला है 1 अक्टूबर से। जो आप पहले पढ़ते आ रहे थे वो 30 सितंबर तक था, वही रेट चलेगा। अक्टूबर से ये रेट होगा, फर्स्ट केस। अगर आप फॉरेन टूर के लिए जाते हैं, पहले रेट होता था टीसीएस का 5%, अब बोला गया 7 लाख तक अगर अमाउंट है तो 5%, उससे ऊपर 20%। पढ़िएगा, वेयर द अमाउंट इज फॉर द परचेज ऑफ एन ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज, पहले हमेशा 5 था, अब बोला गया टिल 7 लाख 5% होगा, अबव दैट 20%। ये कब से? अक्टूबर। नेक्स्ट, यहां तो कोई चेंजेस नहीं है, यहां देख लीजिए सेम है। अगर आप पढ़ाई के लिए जाते थे या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए और 7 लाख तक का अमाउंट था तो कोई टीसीएस नहीं था, पहले भी नहीं अभी भी नहीं, कोई चेंजेस नहीं। नेक्स्ट, पढ़ाई के अलावा कोई और रीजन से आते थे आप, ठीक है, और 7 लाख तक था, सेम। नेक्स्ट, 7 लाख क्रॉस कर गया, पढ़ाई या मेडिकल के लिए जा रहे हैं और 7 लाख से ज्यादा है, पहले भी यही था अभी भी यही है, 7 लाख तक तो नहीं होगा, और 7 लाख से जितना ऊपर है उस पे 5% एज इट इज। नेक्स्ट, के अलावा अगर आप पढ़ाई या मेडिकल के लिए नहीं जा रहे हैं, कोई और रीजन से जा रहे हैं और अमाउंट 7 लाख से ऊपर है, 7 लाख तक तो आप नील बोलते थे, 7 लाख से ऊपर पे आप बोलते थे 5%, जितना ऊपर है उस पर अब 20%। अगर आप रियलाइज करें ना तो यहां पर अब नए वाले में यही हो गया कि 7 लाख के बियॉन्ड 20% है, पहले जो रेट था वो है, बट अप टू 7 लाख, 7 लाख क्रॉस करने पे 20। बट हाँ, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, पहले भी यही सेम था कि अगर बाई चांस आप कोई एडुकेशनल लोन वगैरह लिए, ठीक है, और 7 लाख क्रॉस हो रहा है, 7 लाख तक तो कटेगा ही नहीं, इसे कलेक्ट ही नहीं होगा, 7 लाख के बाद 0.5 था, 8 लाख का अगर इंटरेस्ट था, मान लो लोन आप पेमेंट कर रहे हैं, तो 1 लाख का अप टू 7 लाख कुछ नहीं, 1 लाख का 0.5, पहले भी आज भी वही चेंजेस, बस 2 जगह है हम रिपीट कर रहे हैं। घूमने जा रहे हैं, वहां पहले 5 था, अब बोला गया 7 लाख तक 5, और 7 लाख से एक्सेस पे 20। सेम, पढ़ाई और मेडिकल छोड़कर कोई भी रीजन से 7 लाख क्रॉस हो रहा है, 7 लाख के बाद इस एरो में भी कोई चेंजेस नहीं है, बस ये चेंजेस जो हम हाईलाइट किए यही 2 चेंजेस। अगर आप पैन आधार वगैरह नहीं देते हो तो 5 के बदले 10 हो जाता था। यहां क्लैरिफिकेशन आया, ये मतलब आप बोलोगे तो नया चेंजेस, बट प्लेन प्लेन बात है, आधा से ज्यादा बात आप जानते ही, ये कॉमन बात है, ये थ्रू आउट आप इसमें पढ़े। पहला क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि नो टीसीएस शैल बी एप्लीकेबल ऑन एक्सपेंडिचर थ्रू इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड while being overseas till further out। सीबीडीटी बोल रहा है कि जब तक हम लोग ऑर्डर मतलब क्लैरिफिकेशन और ना दें, तब तक अगर आपके पास इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड है, बाहर गए हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, कोई टीसीएस। नेक्स्ट, द थ्रेशोल्ड ऑफ 7 लाख फॉर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, यही बोलते थे ना, जो आप बाहर पेमेंट कर रहे हो तो बोलते थे लिबरलाइज्ड रेमिटेंस। बोल रहे जो 7 लाख आप सुन रहे हैं ना, इस कंबाइंड थ्रेशोल्ड फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीसीएस ऑन लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम इररेस्पेक्टिव ऑफ द पर्पस ऑफ रेमिटेंस। हो सकता है आपका कुछ रेमिटेंस एडुकेशनल हो, कुछ मेडिकल हो, कोई अदर रीजन हो, टूर पैकेज हो, 7 लाख का जो लिमिट है ये पूरे सेक्शन का है, मिलाकर है, कंबाइंड लिमिट। इन अदर वर्ड्स, the 7 lakh limit
shall not be applicable separately for various purposes like education, health, other. इसके लिए अलग अलग नहीं देखना, पहले भी बात किया हुआ थी। नेक्स्ट, ये 7 लाख साल का लिमिट है। The threshold limit of 7 lakh for TCS to become applicable on liberalized remittance scheme applies for the full financial year. If the threshold has already been exhausted, क्योंकि ये चेंजेस आया था अक्टूबर से, अगर आपका सितंबर में इंडिया का बाहर पेमेंट 7 लाख हो चुका है, लिमिट एग्जॉस्ट हो गया, if this threshold has already been exhausted, all subsequent remittance under liberalized remittance scheme, whether in first half or second half, क्योंकि सितंबर और फिर अक्टूबर से चेंजेस था, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ उससे मतलब नहीं है, 7 लाख क्रॉस हो गया, वुड बी लायबल फॉर टीसीएस। The limit of 7 lakh shall not be considered separately for remittance up to 30th September and remittance after 1st October. ऑब्वियस सा बात है, ये साल का लिमिट है, ईयरली लिमिट है, तो बार बार लिखा हुआ था इनफ फाइनेंशियल। तो ये सब क्लैरिफिकेशन हम बोल रहे, कोई भी नया बात नहीं करेगा, जो आप ऑलरेडी पढ़ रखे थे सेक्शन में वही है। The limit of 7 lakh shall be considered as aggregate for all remittances made by a person through all authorized dealer. तो अगर आप इंडिया के बाहर पेमेंट कर रहे हैं अलग अलग डीलर से, 7-7 लाख नहीं हो जाएगा, आप पे कर रहे हैं, आपके लिए ऑल डीलर का मिलाकर 7 लाख। फिर से पढ़िए, द लिमिट ऑफ 7 लाख shall be considered as aggregate for all the remittances made by a single person, that is remitter, to all authorized. In other words, there won't be separate 7 lakh limit for each authorized. ठीक है, 7 लाख आपके लिए, ईच रेमिटर के लिए, डीलर के लिए। अब आप बोलोगे हम अलग अलग लोगों के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, तो उसको कैसे पता चलेगा कि मेरा 7 लाख क्रॉस हुआ कि नहीं डीलर को? वो आपसे अंडरटेकिंग ले। फॉर दिस पर्पस ऑथराइज्ड डीलर हैज टू गेट अंडरटेकिंग फ्रॉम द रेमिटर regard to earlier remittances made by the remitter during the same financial. Next, for TCS in respect of remittances made under liberalized remittance scheme, the threshold limit of 7 lakh shall be calculated separately from the threshold limit of 7 lakh calculated for checking TCS rate in case of ओवरसीज टूर पैकेज। सब आते हैं, दो अलग चीज है, इसका साथ अलग है, इसका साथ अलग। ये जो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम था, ये इसके लिए एप्लीकेशन, टूर वाला 7 लाख में नहीं जोड़ना, टूर का अलग देखना है 7 लाख, बाकी का अलग। ये सेक्शन दो पेमेंट के लिए। नेक्स्ट, अब बोल रहा रेमिटेंस फॉर द पर्पस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट शैल इंक्लूड। बोल रहा अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आप पैसा दिए इंडिया से बाहर, तो सिर्फ उसमें ट्रीटमेंट पार्ट नहीं आएगा, ट्रीटमेंट तो आएगा ही आएगा, मेडिकल एक्सपेंस भी आएगा, साथ में जो अटेंडर गया होगा, ठीक है, तबियत खराब है इंडिया के बाहर ट्रीटमेंट करवाने गया, साथ में एक अटेंडेंट गया, डे टू डे एक्सपेंस भी तो है, वो भी मेडिकल के लिए ही काउंट किया। तो बोल रहा रेमिटेंस फॉर द पर्पस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट शैल इंक्लूड, ठीक है, मतलब मेडिकल तो आएगा ही आएगा और ये सब भी आएगा। एक आदमी यहाँ से गया, जाने का मतलब पेशेंट को लेके गया, टिकट का खर्चा, ट्रीटमेंट का खर्चा, वहाँ रहने का खर्चा, सब कुछ कवर होगा मेडिकल के। बोल रहा है रेमिटेंस फॉर द पर्पस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट शैल इंक्लूड रेमिटेंस फॉर द परचेज ऑफ टिकट्स। ऐसा बात सैलरी चैप्टर में भी होता था, याद होगा।
of the person to be treated medically overseas and his attendant for commuting between India and the overseas, जाने आने का टिकट का खर्चा पेशेंट का भी और अटेंडेंट का भी, मेडिकल एक्सपेंस भी आएगा तो मेन है, एंड अदर डे टू डे एक्सपेंस रिक्वायर्ड फॉर सच पर। नेक्स्ट, सेम वे रेमिटेंस फॉर पर्पज ऑफ एडुकेशन, एडुकेशन में था ना 0.5%, तो कौन सा पेमेंट को मानेंगे एडुकेशन के लिए? तो अगर आप पढ़ने गए बाहर तो जाने आने का टिकट भी आएगा, यहाँ वो भी पढ़ाई के लिए माना जाएगा, वहां जो ट्यूशन फी वगैरह दी है वो भी माना जाएगा, और डे टू डे एक्सपेंस भी माना जाएगा, वो भी पार्ट एंड पार्सल ऑफ एडुकेशन। पढ़िएगा, रेमिटेंस फॉर द पर्पज ऑफ एडुकेशन shall include remittance for purchase of tickets of the person undertaking study overseas for commuting between India and overseas destination। टिकट कॉस्ट भी आएगा जैसे मेडिकल में था। The tuition and other fees be paid to educational institute, course fee and other day-to-day expenses required for undertaking such study। वहाँ रहने का डेली का खर्चा जो है वो भी एडुकेशन ही माना जाएगा। तो अगर आप पढ़ने गए हैं, आपके पेरेंट्स आपको टिकट का पैसा देते हैं, आपको पढ़ाई का पैसा देते हैं, आपको मंथली एक्सपेंस का पैसा देते हैं, वो सब माना जाएगा एडुकेशन के लिए। नेक्स्ट, इट इज क्लैरिफाइड दैट द परचेज ऑफ ओनली इंटरनेशनल ट्रेवल टिकट और परचेज ऑफ ओनली होटल एकोमोडेशन by in itself is not covered within the definition of overseas tour program package। बोल रहा है कि अगर आप बाहर घूमने जाते हैं, मेक माई ट्रिप के थ्रू आप टूर पैकेज की, बोल रहा है जब हम लोग टूर पैकेज बोल रहे हैं तो उसमें सिर्फ टिकट और होटल वाला एक्सपेंस आएगा, ऐसा नहीं है। वहां खाना पीना, वहां घूमने का खर्चा सब टूर पैकेज का ही। To qualify as overseas tour program package, the package should include at least 2 of the following। बोल रहा पैकेज बुक कराएं, सिर्फ टिकट करवाने को हम लोग पैकेज नहीं बोलते। बोल रहा पैकेज के लिए इन 3 में से कम 2 चीज का बुकिंग होना चाहिए, तो हम बोलेंगे टूर पैकेज। नंबर 1 इंटरनेशनल ट्रेवल टिकट, नंबर 2 होटल एकोमोडेशन विद और विदाउट फूड, बोर्डिंग लॉजिंग and any other expense of similar nature or in relation। तो इन सब में से कोई भी दो, अगर आप सिर्फ होटल बुक करवाते हैं तो इसको टूर पैकेज नहीं बोले। पैकेज के लिए 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए, बोल रहा एटलीस्ट 2 होना चाहिए। इसके अलावा एक छोटा सा चेंजेस है, सेक्शन 206 डबल सी और सीसी, टीसीएस का रेट होता था कि यार रिटर्न नहीं भरा वो लोगों के लिए, या अपना पैन वगैरह फर्निश नहीं किया, केस में मैक्सिमम टीसीएस रेट अगर आप कुछ मिस्टेक करते हैं 20% का लिमिट लगा दी। मैक्सिमम कैप ऑफ 20% रेट इन केस ऑफ 206 डबल सी एंड सी। तो ये चेंजेस था आपका टीडीएस टीसीएस के साथ। आपका जो भी अमेंडमेंट था डीटी का वो कंप्लीट। अच्छे से रिवाइज करिए, न्यूमेरिकल्स अपने काफी किए, फर्स्ट 2 पार्ट में भी किए, प्रैक्टिस करिए।